Hello class 12th students, this is रूपांगी द्विवेदी वेलकमिंग यू इन दिस यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। और आज की वीडियो होने जा रही है आपके क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 पे, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। ओके, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रिवियल, एम्पटी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, फिर हम कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, एंड देन लास्ट टॉपिक विल बी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करके हम ये पूरा चैप्टर नंबर 1 आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए, रिलेशंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th की वीडियो में कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11th की प्लेलिस्ट में रिलेशन एंड फंक्शन का आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमें पढ़ना है कि ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है। ट्रिवियल रिलेशंस वो रिलेशन होते हैं जो एम्पटी रिलेशंस होते हैं। एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये चीज आपने पढ़ी होगी। देखिए, ट्रिवियल होता है जैसे एम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये रिलेशंस को हम ट्रिवियल रिलेशंस भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि एम्पटी रिलेशन आपका क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और आपका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट आपने पढ़ा है। एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते, एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे एलिमेंट्स जब एक सेट में हो तो उन्हें यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसी हिसाब से हम एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को भी डिफाइन करते हैं। देखिए, एम्पटी रिलेशन होता है जब कोई भी रिलेशन डिफाइन किया गया हो और उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स मींस एक भी एलिमेंट बिलोंग ना करे, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट एम्पटी रिलेशंस। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जब कोई भी रिलेशन हम डिफाइन करते हैं तो सारी के सारे सबसेट उसमें जब बिलोंग कर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, मींस ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। जैसे एम्प्टी रिलेशन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ऐसे हम डिनोट करते हैं ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 5। ठीक है, लेकिन अगर हम इस यूनिवर्सल सेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स जो कि इसके अंदर बिलोंग करेंगे। तो इन्हीं दो एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। एक तरीके से कि ट्रिवियल रिलेशन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हो गया आपका ट्रिवियल रिलेशन। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे इक्विवेलेंस रिलेशंस। आपसे इस ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे इस ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इक्विवेलेंस रिलेशंस को समझिए कि ये क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं जो रिफ्लेक्सिव होते हैं। देखिए, जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं एंड ट्रांजिटिव भी होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, मींस ये तीनों हैं, तो आप उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता जानना होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है मींस एक एलिमेंट का खुद के साथ एक रिलेशन होना। ठीक है, जैसे कि ए कॉमा ए। तो देखिए, ये जो एलिमेंट ए है इसका रिलेशन ए के साथ सारे के सारे रिलेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिलेशन आपके ही साथ। ठीक है, तो ए का रिलेशन ए के साथ और किसी भी बी का रिलेशन बी के साथ, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगी। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि अगर कोई रिलेशन डिफाइन है, कोई भी रिलेशन डिफाइन है
ये कोई भी रिलेशन डिफाइंड है ए का बी से, ठीक है, तो वो ही रिलेशन, इसी रिलेशन, यही रिलेशन डिफाइन होना चाहिए आपका बी का ए से। समझ रहे हैं आप? अगर कोई रिलेशन ए का बी से डिफाइन है, इट मीन्स अगर ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई लाइन है, एक लाइन है जो कि पैरेलल है L1, पैरेलल है आपका L2 से, ठीक है। ये एक मैंने रिलेशन दिया हुआ है। अगर आपका L1 L2 से पैरेलल है, ये आपका एक रिलेशन है, तो क्या आपका L2 L1 से पैरेलल होगा? ऑब्वियसली होगा। तो ये जो पैरेलल का रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों? क्या L1 लाइन खुद से पैरेलल होगी? होती है, ठीक है, हर एक लाइन खुद से पैरेलल होती है। तो जब कोई रिलेशन अपने ही आप से एस्टेब्लिश हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होता है जिस हिसाब से ए का रिलेशन बी से हो, उसी सेम सिनेरियो में बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता हो एंड बी कॉमा सी एग्जिस्ट करता हो। तो आप समझ रहे, कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, उसमें ए बी के साथ उसी रिलेशन में डिफाइन होता है जैसे बी सी के साथ होता है, तो आपका ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको एक पैरेलल का एग्जाम्पल समझाया, L1 पैरेलल है L2 के, और मान लीजिए कोई दूसरी लाइन L2 है जो कि L3 से पैरेलल है, ठीक है। तो एक रिलेशन मिला L1 L2, एक रिलेशन मिला L2 L3। तो मुझे ये बताइए, क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? हाँ, होगा। तो ये जो पैरेलल का रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो रिलेशन मैंने पैरेलल वाला बताया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जो ऐसा रिलेशन होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक नया एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिलेशन को डिफाइन करती हूँ, ए का बी के साथ एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ, ए कॉमा बी, जिसमें सच डेट ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? बी का ब्रदर है, ठीक है। देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। फर्स्ट चीज, रिफ्लेक्सिव, आपको रिफ्लेक्सिव देखना है। आप ये बताइए, अगर मैं बोलूं ए कॉमा ए, यही तो रिफ्लेक्सिव होता है, या फिर बी कॉमा बी, ठीक है। तो क्या ए अपना खुद का भाई हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड चीज है सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन देखूं, फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी, मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ये रिलेशन भी स्टेब्लिश करना चाहिए, दैट इज बी कॉमा ए, दैट बी इज ब्रदर ऑफ ए। देखिए, ये किसी किसी सर्कमस्टांसेस में तो कर जाएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बी अगर लड़की है तो भाई बहन भी तो हो सकते हैं ना। ये अगर बी लड़का है तो ये स्टेब्लिश कर जाएगा, लेकिन बाई चांस की बात है कि बी आपकी लड़की हुई तो मीन्स ये उसकी बहन है, ये उसका भाई है, तो वो बहन उसकी भाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। थर्ड, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, देखिए ए कॉमा बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, एंड बी कॉमा सी का मतलब क्या है? बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो बोल रहा है क्या ए कॉमा सी एग्जिस्ट करेगा? देखिए, ए का भाई बी है, मीन्स ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ऑब्वियसली ए भी तो सी का भाई होगा। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करें, पर्टिकुलरली ब्रदर रिलेशन की बात करें, तो इसमें सिर्फ एक चीज फॉलो होगी जो कि होगी ट्रांजिटिव। मीन्स ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव,
ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि अभी हमने किया हुआ है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एल हमारी एक लाइन है एंड आर बी द रिलेशन। रिलेशन क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। देखिए, कोई लाइन है आपकी L1 और इसके पैरेलल में कोई लाइन है आपकी L2। क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होगी? हाँ होगी, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है। ओके, सिमेट्रिक की बात करें, अगर L1 आपका L2 से पैरेलल है तो क्या आपका L2 L1 से पैरेलल है? यस, तो ये सिमेट्रिक भी है आपका। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो देखिए, L1 आपका L2 से पैरेलल है, मान लीजिए L2 आपका L3 से पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 L3 के पैरेलल है तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? यस। जब तीनों रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन हो गए, इट मींस ये रिलेशन आपका क्या है? ये रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इन्हें शो करेंगे कि R आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सेम सिनेरियो अगर मैं बोलूं कि इसी क्वेश्चन में आपको एक नया क्वेश्चन देती हूँ। रिलेशन मैंने आपको स्टेब्लिश कराया परपेंडिकुलर का। रिलेशन किसका स्टेब्लिश करवाया? ए आर बी इट्स सच दैट ए कॉमा बी इज परपेंडिकुलर टू बी। देखिए, अब इसमें मुझे बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखिए, कोई लाइन है आपकी ए, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर है आपकी लाइन कोई बी। ठीक है, पहली चीज हमें क्या देखनी है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए कॉमा ए मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू ए। क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नो। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हमारा ये नहीं है। ठीक है, अब मैं सिमेट्रिक की बात करती हूँ। सिमेट्रिक मतलब ए कॉमा बी मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी कॉमा ए का क्या मतलब है? दैट बी इज परपेंडिकुलर टू ए। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी कब? जब कोई लाइन फॉर एग्जाम्पल इसके परपेंडिकुलर है, तो जब मैं ऐसे देखूं तो क्या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है? हाँ है, तो सिमेट्रिक रिलेशन इसमें फॉलो हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन की। अगर a कॉमा बी मीन्स a परपेंडिकुलर टू b है एंड b कॉमा c मीन्स b परपेंडिकुलर टू c है, तो क्या a कॉमा c मीन्स a परपेंडिकुलर टू c होगा? देखिए, इस केस में अगर लाइन हम 3D स्ट्रक्चर सोचें, प्लेन हमारा कैसा है? 2D प्लेन में ये डिफाइन किया गया है। अगर देखिए 3D भी हम सोच सकते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर मैंने कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दी C, देखिए हो सकता है कुछ केसेस आपको मिल जाएं, लेकिन आपको वो केसेस देखने हैं कि किसी भी केस में ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिटिव को फॉलो ना करें। ट्रांजिटिव फॉलो करने का मतलब सारे केस में ट्रांजिटिविटी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ए बी से परपेंडिकुलर है एंड बी सी से परपेंडिकुलर है, सेम चीज है। तो क्या ए सी से परपेंडिकुलर है? नहीं, इस केस में नहीं है। इट मींस अगर मैं परपेंडिकुलर के रिलेशन को देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है जो कि है सिमेट्रिक की। ठीक है, तो परपेंडिकुलर रिलेशन में ये रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है आपका सिमेट्रिक। तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास 11th की वीडियोस में। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप जाइए वहां पे एक बार फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ फंक्शंस में कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का ही दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन क्या होता है? देखिए, कोई फंक्शन डिफाइन होता है आपका किसी ए से लेके बी में। ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है, फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल्स टू 2x, ये एक फंक्शन आपका डिफाइन होता है। तो वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें a का सेट एंड b का सेट, इसके जो एलिमेंट्स होंगे
जैसे कोई भी एलिमेंट्स मान लीजिए ए बी सी, इसके जो एलिमेंट्स होंगे जैसे 1 2 3, इसकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, मीन्स वन इमेज। ठीक है, समझ रहे हैं आप? वन इमेज होनी चाहिए, मीन्स हर एक नंबर की एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। जैसे कि 1 की इमेज क्या होगी 2, 2 की इमेज क्या होगी 4, 3 की इमेज क्या होगी 6। मीन्स इस फंक्शन में हर एक एलिमेंट की एक इमेज बनती है जाके। ठीक है, जैसे लेकिन अगर मैं कोई फंक्शन ऐसा लूं जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें मैंने देखा जब x आपका -1 होगा और x आपका +1 होगा तो आपकी इमेज हमेशा क्या बनेगी 1। ठीक है, इमेज आपकी 1 रहेगी क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 एंड +1 का स्क्वायर 1। तो ये फंक्शन क्या दिखा रहा है? ये फंक्शन दिखा रहा है कि डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, मीन्स हर एक नंबर की अलग अलग इमेज नहीं है। ठीक है, नो डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, नो डिस्टिंक्ट इमेज। और इसमें क्या है 1 इमेज। ठीक है, मीन्स डिस्टिंक्ट इमेज है, हर किसी नंबर की अपनी खुद की एक अलग इमेज है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका 1 नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे मैनी वन। मैनी वन मीन्स, मैनी वन मतलब कि बहुत सारे नंबरों की एक इमेज हो सकती है, मैनी नंबर्स की एक इमेज हो सकती है, और इसको हम क्या बोलेंगे सेम 1 फंक्शन। ठीक है, मीन्स हर एक नंबर की एक इमेज है। ठीक है, तो 1 और इंजेक्टिव फंक्शन आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्वेश्चंस आपके ऊपर आएंगे तो पूछा कि बताइए ये फंक्शन 1 है, इंजेक्टिव है या नहीं। देखिए, लेट x1 एंड x2 कोई भी नंबर है जो आपके बिलोंग करते हैं किसमें? डोमेन में। ठीक है, डोमेन में। तो क्या होता है कि हर एक अलग अलग नंबर के लिए फॉर एवरी x1 एंड x2 आपका fx1 और fx2 भी क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 कैसे पता करेंगे? मान लीजिए आपके दो नंबर्स अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 है तो आपका fx1 मीन्स उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, उनकी इमेज इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है? दोनों चीजें हैं तो थोड़ी अपोजिट, लेकिन एक ही चीज कहना चाह रही है। ठीक है, अगर नंबर सेम है ऑब्वियसली इमेजेस तब तो सेम होंगी, अगर नंबर्स डिफरेंट हैं तो भी तो इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर -1 और +1 लिया था। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया -1 एंड एक नंबर ले लिया +1। तो एक केस था हमारा जिसमें था fx इज इक्वल्स टू 2x। तो -1 के लिए जो इमेज बनेगी, -1 के लिए जो इमेज बनेगी वो होगी -2, और +1 के लिए जो इमेज बनेगी वो होगी +2। इमेज अलग अलग बन रही है, क्लियर? और जब हम देखेंगे एक दूसरे फंक्शन के लिए fx इज इक्वल्स टू x² के लिए, तो -1 के लिए इमेज क्या बनेगी 1, और +1 के लिए इमेज क्या बनेगी 1। मीन्स एक ही इमेज बन रही है। ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन क्या होगा आपका 1 ठीक है, होप आपको ये 1 फंक्शन समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं एंड ऑन टू को सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? देखिए, ऑन टू फंक्शन होता है जैसे ये है आपका एक सेट A एंड दिस इज योर सेट B। ठीक है, और ये एक फंक्शन यहां पे डिफाइन है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन होता है कि जब इस B के अंदर मीन्स ये जो इमेज, ये B क्या होता है? इमेज ऑफ A। ठीक है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स इस एलिमेंट की इमेज होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 4 एंड 9। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने लिखा।
3 तक लिखा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ऑन टू तब होगा जब, और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन के हिसाब से हम देखें, टू किसका इमेज है, टू किसी का इमेज नहीं है। आप यहाँ पे देखिए टू किसका इमेज है, टू का कोई इमेज नहीं है। 1 मिनट, देखिए ये मैंने एक फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं 4 का इमेज देखूं इस फंक्शन के हिसाब से तो क्या होगा, 2 का इमेज बनेगा आगे 4, 3 का इमेज बनेगा हमारा 9, लेकिन 2 का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ कहीं अंडर रूट 2 है ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है। अब इनटू ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है फॉर एग्जाम्पल, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ए एंड बी। ए में क्या है, ए में है 4, 9 एंड 16, यहाँ पे क्या है, यहाँ है 2, 3 एंड 4। मैंने फिर से एक फंक्शन स्टेब्लिश किया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या हर एक नंबर बी में इमेज है, हाँ है, 2 का इमेज 4 होगा, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। फिर से देखिए, ऑन टू फंक्शन होता है जब इस बी में, मींस इस कोडोमेन के पार्ट में सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इमेज बनते हो किसका, डोमेन की, ठीक है। जब सारे नंबर्स, ऑल इमेजेस एग्जिस्ट, ठीक है, सारी की सारी इमेज क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूं, ये बहुत इजी डेफिनेशन है। देखिए जब आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और कोडोमेन और रेंज क्या होती है, आई होप ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने क्लास 11th की वीडियो में आपको अच्छे से समझा है, यहाँ पे मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो जब आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और जो चीज ऑन टू नहीं होती है इसको हम बोलते हैं इन टू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन टू फंक्शन। आगे हम बढ़ते हैं, 1 ऑन टू क्या होता है, 1 ऑन टू का सेकेंड नेम क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 ऑन टू क्या होता है, सही समझ गए आप, जो 1 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था आपका कि कोई फंक्शन है a एंड b और ये डिफाइन होता है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में। कैसे डिफाइन होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई एलिमेंट है 2 एंड 3, यहाँ पे है 4 एंड 9। तो देखिए सबकी इमेज क्या बन रही है, डिस्टिंक्ट। तो क्या ये 1 है, हाँ है। और क्या ये ऑन टू है, ऑन टू देखिए क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, हाँ बन रही है। तो इट मीन्स इट इज 1 एंड ऑन टू, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मैं अगर 16 लिख दूं तो क्या अब ये 1 ऑन टू है, नहीं, अब ये 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 16 किसी भी चीज की इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज 1 एंड ऑन टू, ठीक है। 1 समझ में आ गया, ऑन टू समझ में आ गया, तो 1 ऑन टू भी आपको समझ में आ गया। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सो डेट द फंक्शन f इज सच डेट n टू n, फंक्शन आपका क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, ठीक है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, शो करना है कि जो फंक्शन है ये 1 तो है बट नॉट ऑन टू नहीं है। देखिए एक सेट आपका ये है एंड एक सेट आपका ये है, ठीक है। यहां से एक फंक्शन उसने डिफाइन किया हुआ है, इसने बोला n टू n, n का मतलब ये भी n है ये भी n है, मींस इसके अंदर सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ये नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो बोल रहा है फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। देखिए एक नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से अप टू इंफिनिटी, ठीक है। 1 का इमेज क्या होगा, 2, 2 का इमेज क्या होगा, 4, ठीक है। ऐसे करके सारे नंबर्स की डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी ना, ठीक है, बनेगी। तो इट मीन्स ये 1 तो है, ठीक है, ये 1 तो है। क्या ये ऑन टू है,
नहीं, ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज तो 1 बन गई। 3 का इमेज क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। 3 किसका इमेज होगा? 3 इमेज होगा आपका 1.5 का। ठीक है, 3 इमेज किसका होगा? 1.5 का। क्या 1.5 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। 1 कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका x1 x2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स 2x1 भी 2x2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और 2x क्या है आपका? fx, इट मीन्स आपका fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या बन रही है आपकी? डिस्टिंक्ट इमेजेस। क्या बन रही है? डिस्टिंक्ट इमेजेस। इस मीन्स ये फंक्शन आपका 1 है। ठीक है, होप ये 1 तो क्लियर है आपको। अब मैं एक बार ऑन टू क्लियर करती हूँ। देखिए, ऑन टू के लिए जब आप देखेंगे, मैंने ऑन टू बोला कि जो n मीन्स सबका इमेज एक एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप नेचुरल नंबर में आपका 1 भी आता है। ठीक है, 1 किसका इमेज होगा? अगर यहाँ पे 1/2 होता तो उसका इमेज 1 बनता जाके। ठीक है, जैसे कि f 1/2 आपका क्या होगा? 2 इंटू 1/2 मीन्स इसका इमेज क्या बनेगा? 1। तो 1 तो आपका इस नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मीन्स 1 तो यहाँ पे होगा। लेकिन क्या यहाँ पे 1/2 होगा? पर आपका 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसकी इमेज आपको मिलेगी ही नहीं, जैसे 1, 3, 5। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, ये नंबर्स की आपको इमेज नहीं मिलेगी किसी नेचुरल नंबर में, इसलिए ये आपका ऑन टू नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेम दिया है, लेकिन मैंने आपका फंक्शन बदल दिया है। मीन्स अब आपका फंक्शन है रियल नंबर पे। अब आपका फंक्शन किस पे है? अब आपका फंक्शन है रियल नंबर पे। ठीक है, रियल नंबर पे उसने डिफाइन किया fx इज इक्वल्स टू 2x। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स। इसके अंदर अब सारे टाइप्स के नंबर्स होंगे। ठीक है, नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, इंटीजर्स भी होंगे, डेसिमल्स भी होंगे। ठीक है, सारे नंबर्स होंगे। देखिए 1 तो ये है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में ही प्रूव कर लिया है। यहाँ पे नॉट हटा दीजिए। ठीक है, ये ऑन टू भी आपको 1 ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ क्या करना है? जैसे 1 है, क्या 1 किसका इमेज होगा? 1 होगा 1/2 का इमेज। ठीक है, क्या 1/2 रियल नंबर है? हाँ है। ठीक है, 2 का इमेज क्या होगा? 1। ठीक है, 1 का इमेज 2। अगर मैं 3 बोलूं, 3 किसका इमेज होगा? 3 होगा आपका 3/2 का इमेज। ठीक है, तो मीन्स ऑन टू के लिए अब क्या हो रहा है? सारे नंबर्स, ऑल इमेजेस एग्जिस्ट, सारी इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए, फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 1 ऑन टू के सारे क्वेश्चंस खत्म। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन मतलब यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्ट समझिए, किसी दो फंक्शंस की कंपोजिशन कैसे करते हैं। कंपोजिशन डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे GOF या FOZ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अभी समझाती हूँ। देखिए कोई फंक्शन है आपका जो A से लेके B में डिफाइन है। ठीक है, कोई एक सेट A है आपका और कोई एक सेट B है, उसमें एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। और कोई दूसरा फंक्शन है आपका जो B से लेके C को डिफाइन है। ठीक है, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, और इसमें एक फंक्शन डिफाइन है। तो बोल रहा है एक ऐसा फंक्शन बनेगा, एक ऐसा फंक्शन बनेगा जो A को C से भी डिफाइन करेगा। ठीक है, A to B, B to C मीन्स A to C भी डिफाइन करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, इसके जब मैं कोई क्वेश्चंस बताती हूँ आपको, जैसे देखिए इसके क्वेश्चन आप देखिए, जैसे कोई फंक्शन है आपका fx इज इक्वल्स टू 2x और कोई फंक्शन है आपका gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, एक फंक्शन है आपका fx इज इक्वल्स टू 2x और एक फंक्शन है आपका gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब मैं बोल रही हूँ आप GOF बताइए। ठीक है, तो GOF को हम ऐसे लिखते हैं GFX। ठीक है, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपका fx कितना है? 2x, तो G2x, और आपका gx क्या है? x स्क्वायर, तो G2x क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? 4x स्क्वायर।
तो एक फंक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा जो कि 4x², फंक्शन आपका क्या होगा, fx इज इक्वल्स टू 4x²। ये होता है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन होता है आपका अब पढ़ते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन होता है अगर कोई फंक्शन आपका a से b में डिफाइन है, कोई फंक्शन आपका a से b में डिफाइन है, तो अगर वो फंक्शन आपका उल्टा डिफाइन हो जाए, मींस b से a में डिफाइन हो जाए, तो वो क्या होता है, f इनवर्स। ठीक है, अगर f डिफाइन है a से b में, तो b से a में क्या डिफाइन होगा, f इनवर्स, मींस उसका इनवर्स। ठीक है, तो f a to b is invertible if there exists a function g b to a, मींस उल्टा कर दिया। ठीक है, तो g को हम लोग बोल सकते हैं f इनवर्स। तो द फंक्शन g is called the inverse of the f, that is g is equals to f inverse। इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, let f is such that n to y be a function defined as fx। ठीक है, एक फंक्शन है जो उसने डिफाइन किया हुआ है n से y के लिए। ठीक है, फंक्शन किससे डिफाइन हुआ है, fx से डिफाइन हुआ है। ठीक है, मींस यहाँ पे सारे x के एलिमेंट होंगे और ये होता है आपका fx, y इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, fx। ठीक है, और फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, 4x + 3। ठीक है, ये मान लीजिए ये होता है आपका x एंड ये होता है आपका fx। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन को हमें रिवर्स करना है, मींस इसको अगर हमें इन्वर्टिबल दिखाना है, तो एक फंक्शन हमें इसका उल्टा डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, एक फंक्शन हमें उल्टा डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि अब हमें एक फंक्शन कैसा डिफाइन करना पड़ेगा, y से n की तरफ, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, जिसको हम लोग मान लेंगे gx, gy क्यों, क्योंकि आपका ये है y, अगर ये आपका y है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ y मीन्स gy। ठीक है, समझ गए आप, मीन्स अब ये फंक्शन हमारा यहां से यहां आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपका fx इज इक्वल्स टू 4x + 3 है, ठीक है, तो इस x के इक्वल में चीज को लेके आइए आप, तो आपका x क्या होगा, आपका x होगा fx - 3/4। ठीक है, और fx आपका क्या होता है, fx होता है आपका y, fx क्या होता है आपका, fx होता है आपका y - 3/4। और x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं, n को मैंने x माना था ना, तो x को हम लिख सकते हैं gy, g ऑफ y। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये बस हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तो फाइंड द इनवर्स, जो इनवर्स हमें फाइंड करना था ये उसका आंसर है। ठीक है, तो कोई फंक्शन हमने माना, लेट इन्वर्टिबल ऑफ f बी g, fx का इन्वर्टिबल मैंने क्या माना, g ऑफ y माना। ठीक है, मीन्स g ऑफ y आपका क्या है, f इनवर्स x है। ठीक है, तो जी वाई जो मैंने निकाला यही क्या है आपका इन्वर्टिबल, मीन्स f इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या है आपका y - 3/4 या फिर x - 3/4। देखिए, जब तक आप इसे g के टर्म में लिखेंगे तब तक आपकी यहाँ की चीजें y में डिनोट करेंगे, लेकिन जब आप इसको f इनवर्स x में लेके आएंगे तो ये y की जगह हम क्या लिख देंगे, x। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस फंक्शन का इन्वर्टिबल। अब आपको समझ में आया, ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया। बाकी आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बस ये करना है कि आपको वो fx देगा, मीन्स fx इज इक्वल्स टू उसने 2x + 3 अगर दिया हुआ है या 4x + 3 दिया हुआ है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है जो f के अंदर दी गई है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू होगा fx - 3/4। ठीक है, अब इस f को हटाना है तो यहां लिख दीजिए f - x इज इक्वल्स टू x - 3/4। ये हो गया आपका इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब अगर आपको शो करना है कि फंक्शन
आपका इन्वर्टिबल है क्या, तो ये आप कैसे शो करेंगे, आपको एफ ओ जी निकालना है। ठीक है, एफ ओ जी कैसे निकलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ठीक है, जी वाई क्या है आपका, जी वाई है आपका ये y माइनस 3/4। क्यों है, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स था आपका जी वाई के इक्वल, इनवर्स ही तो जी वाई के इक्वल था। जी वाई की जगह मैंने ये रखा, जैसे मैं कंपोजिशन में निकालती हूँ। एंड एफ एक्स आपका क्या था, एफ एक्स आपका ये था 4x प्लस 3। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, x की जगह ये पूरा कंपोनेंट रखना है, मीन्स 4x की जगह रखेंगे y माइनस 3/4 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल आउट, मीन्स y माइनस 3 प्लस 3, दैट इज y। यही आपका डेफिनेशन कह रहा था। डेफिनेशन क्या कह रहा था कि आपका एफ ओ जी क्या आना चाहिए, एफ ओ जी आना चाहिए आपका आई ऑफ वाई। ठीक है, एफ ओ जी आपका क्या होता है, आई ऑफ वाई। इसी तरीके से जब आप जीओ एफ निकालेंगे, जब आप जीओ एफ निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्स। अगर ये आ रहा है इट मीन्स फंक्शन इज इनवर्टिबल, और ये आपका फंक्शन का इनवर्स है। होप आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में आया होगा। आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का यहाँ पे टोटल फिनिश होता है। अगर इन चीज़ों से हटके भी आपको कोई टॉपिक पूछना है या कोई भी क्वेरी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका एक वीडियो लेके आ जाऊंगी। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।